हे फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ हमारे जो 16 महाजनपद थे और उनके शासक। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको मैं आज आपको डिटेल में भी करवाऊंगी, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और आज मैं इसको आपको एमसीक्यूज़ भी करवाऊंगी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे कि हम पहले इसको फुल डिटेल में करेंगे, उसके बाद जब हम कंप्लीट कर लेंगे इसे, तो मैं इसके बाद आपको करवाऊंगी इसके जो एमसीक्यूज़ हैं। देखिए, जो कि हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ रहेंगे, उसके बाद मैं ये आपको करवाऊंगी। और ये मेरा जो डिटेल में करवाना है, इसके करवाने के बाद आपको आई होप आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन इनमें से ऐसा नहीं रहेगा कि जो आपको क्लियर ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आने वाले सभी एग्जाम्स की आपको डिटेल में करवाऊंगी। जो भी सिलेबस रहेगा, चाहे वो एसएस का है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, या फिर राजस्थान जीके का भी मैं आपको सिलेबस करवाऊंगी, जो कि रीट का एग्जाम आने वाला है 25 अप्रैल को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। महाजनपद। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे महाजनपद कुल कितने थे। तो हमारे जो टोटल महाजनपद थे वो 16 थे। और 16 जनपद में से कुछ काफ़ी छोटे छोटे जनपद थे और कुछ काफ़ी बड़े जनपद थे। और जो जनपद थे, इनका जो उदय हुआ था भारत में, वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। मैं साथ में आपको बता देती हूँ कुछ एक्स्ट्रा। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, इनसे हमें 16 जनपदों की जानकारी मिलती है। तो जो मुख्य जनपद थे, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। इनमें से मगध सबसे प्रमुख था, क्योंकि मगध जो है बाद में एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में उभर कर आया था। वज्जी, कौशल, पांचाल, गांधार, अवंती, वत्स, संग, कंबोज, ये क्या थे? ये जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं महाजनपद, मैं आपको वही करवा रही हूँ। तो वैसे 16 थे, आपको याद रखने, अगर एग्जाम में आए कि महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी, तो 16 थी। और इनमें से अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा था उभर कर जो आया था सामने, वो मगध था। जो कम देखिए, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मैप बना रखा है दक्षिण भारत का, कि कौन सा कहाँ पे जनपद था, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो बीच में क्या था? मगध था। मगध और अवंती जो थे, ये दो बड़े महाजनपद थे। और मगध हमारा आजकल कहाँ पड़ता है? ये हमारा बिहार का जो एरिया है उस साइड में पड़ता है अभी। तो मगध के ऊपर का जो महाजनपद था उसे वज्जी, और इसके जो लेफ्ट साइड में है वो कौशल है ऊपर। उसके बाद काशी और जो वत्स थे वो काफ़ी छोटे छोटे महाजनपद थे, और उसके नीचे था अवंती। और मगध के राइट साइड में जो था, ये आपको छोटा सा दिखाई दे रहा होगा आई होप, ये था हमारा अंग। और दक्षिण भारत में केवल एक ही महाजनपद था, जो था अशमक। बाकी जो हमारे जनपद थे वो हमारे मध्य भारत में थे, या फिर उत्तरी भारत में थे, या फिर पश्चिमी भारत में थे। देखिए, जो पश्चिमी भारत में थे ये कंबोज और गांधार थे, जो कि आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा है ये आजकल हमारा। तो हम आज ये डिटेल में करेंगे। देखिए, जो मगध है और अवंती है, इसकी पहले आप पोजीशन देख लीजिए। मगध और अवंती दोनों ही बहुत ज़्यादा बड़े बड़े महाजनपद थे, लेकिन मगध क्या था, वो उभर कर आया सामने। इसका कारण क्या था कि जो मगध के लोग थे और मगध में जो शासक हुए ना, वो बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु थे और महत्वाकांक्षी थे। इस वजह से जो मगध के शासक थे, उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाने की सोची। बाकी जो साम्राज्य थे, उन्होंने अपना साम्राज्य शासक थे, उन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार करने के बारे में इतना नहीं सोचा। मगध में मेनली क्या है कि मगध में मेनली 3 आज जो हैं हम वंश करेंगे, जो इसको कि मैंने शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है यहाँ पे, आप नीचे देख सकते हैं। ह, शी, न, और उसके बाद मौर्य आ गए थे। तो आज हम 3 ही वंश करेंगे जिन्होंने कि मगध में शासन किया था। है से हर्यक वंश, शी से शिशुनाग वंश, और न से नंद वंश। इस तरह हशीन, ह से न, ह शी न, ह से हर्यक, श से शिशुनाग, और न से नंद वंश। ये 3 वंश आज हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मौर्य वंश करवाऊंगी, क्योंकि वो काफ़ी लंबा चला था और बहुत ही प्रतापी उसमें सम्राट हुए थे। तो ये मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं आपको करवाऊंगी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, और कैसे मगध साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ये आज मैं आपको डिटेल में करवा रही हूँ।
तो देखिए मगध में क्या हुआ कि तीन जो मेन सलाहकार थे, सुनिधि, धीरजचारण और वस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छे से नहीं दिख रही है तो आप अपनी फुल स्क्रीन पे वीडियो को प्ले कर लीजिए, आपको अच्छे से दिख जाएगा, मैंने लिखा हुआ नीचे। जो इनमें से सुनिधि और धीरजचारण था वो बहुत ही ज़्यादा जो थे बुद्धिमान कह सकते हैं हम थे, और ये बिंबिसार के शासनकाल में थे, और अजातशत्रु जो था उसके शासनकाल में वस्कार था। सबसे पहले हम करेंगे हर्यक वंश। तो देखिए हर्यक वंश में तीन मेनली जो हैं शासक हुए हैं, इनमें से है बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। ये तीनों शासक जो है वो बहुत ही ज़्यादा, इनमें से जो उदयन है उसको छोड़कर जो दोनों शासक थे बिंदुसार और अजातशत्रु, इन्होंने मगध का बहुत ज़्यादा विस्तार किया। देखिए मगध जो था पहले वो भी एक सामान्य ही, यहाँ मैंने आपको बताया कि मगध और जो बाकी साम्राज्य थे जैसे अवंती था, महाजनपद, वज्जी था और कौशल था, ये काफ़ी बड़े बड़े थे। लेकिन मगध में क्या था कि बहुत ज़्यादा जंगल थे। इसके बाद है कि यहाँ पे पहाड़ी इलाका भी था, नदियाँ भी थी, खदानें भी थी, और उन्नत कृषि होती थी, जिसकी वजह से कि राजा को टैक्स काफ़ी मिलता था। तो मगध का इससे क्या हुआ, काफ़ी साम्राज्य जो था वो फैल गया, और यहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी धनी भी थे क्योंकि इतनी सारी उनके पास प्रॉपर्टी थी। और ये लोहे का यूज़ भी करते थे। लोहे का यूज़ इन्होंने काफ़ी सारे रथ बनाने के लिए लकड़ी का यूज़ किया, लोहे का यूज़ किया। लोहे के यूज़ से इन्होंने क्या किया कि जैसे हथियार वगैरह बनाए, तलवार वगैरह बनाई। इस वजह से मगध काफ़ी समृद्ध था। अवंती के पास भी एक कंडीशन थी, लेकिन अवंती को क्या है कि ऐसे शासक नहीं मिल पाए जो कि शासक मगध को मिले। तो सबसे पहले हर्यक वंश का जो हमारे सामने शासक आता है वो है बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी, और हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी बोला जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि हर्यक वंश के तीन ही मेन शासक हुए हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। और इन्होंने क्या किया, तीनों ने ही अपने पिता की हत्या करके, पितृहंता होता है जिसने पिता की हत्या की हो, तो तीनों ने ही अपने पिता की हत्या की थी, और तब ये मगध की गद्दी पर बैठे थे। इसलिए इसको हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बिंबिसार ने क्या किया था, बिंबिसार ने अपना साम्राज्य फैलाने के बारे में सोचा था। तो वो मगध का शासक था। तो बिंबिसार ने क्या किया, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो इसका हर्यक वंश का पहला शासक था वो गद्दी पर कब बैठा। तो जो बिंबिसार था वो 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था, और वो जो था बौद्ध धर्म को मानता था। लेकिन कुछ का मानना है कि वो दूसरे धर्मों को भी फॉलो करता था, लेकिन मेनली जो है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके बाद आता है कि बिंबिसार किसको हराकर यहाँ पर बैठा था, तो वो ब्रह्मदत्त को हराकर उसने क्या किया था, जो ये अंग राज्य है इसको अपने राज्य में मिला लिया था। सबसे पहले उसने अटैक किस पे किया, अंग राज्य पे किया। यहाँ लिखा भी हुआ है कि कोई भी जो महाजनपद था किसी पे अटैक नहीं करता था, लेकिन सबसे पहले बिंबिसार ने अंग राज्य पर, या अंग, हम इसको महाजनपद भी बोल सकते हैं, इस पर सबसे पहले उसने अटैक किया। और उस समय अंग का जो राजा था वो ब्रह्मदत्त था, उसने उसको हराकर अंग पर क्या किया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद इसको ये हुआ कि कहीं मैं यहाँ पे हमला करूँ किसी और राज्य पे, और वो मुझ पर दोबारा हमला ना कर दें कि इसने किसी पे क्यों हमला किया। तो इस वजह से उसने क्या किया कि जो उसके दोनों जो सहायक सलाह, पहले उसने दिमाग लगाया कि अगर मैं किसी एक पर हमला करता हूँ तो ये दोनों जो महाजनपद हैं या फिर बाकी के जो महाजनपद हैं मिलकर मुझ पर अटैक ना कर दें। तो इस वजह से उसने वज्जी और कौशल के साथ अपने संबंधों का विस्तार किया। उसने वज्जी की जो महाजनपद था उसके राजा की बेटी से शादी कर ली, और कौशल जो महाजनपद था उसकी बहन की शादी कर ली, उसके राजा की बहन से। तो कौशल राजा ने क्या किया कि काशी को बिंबिसार को दहेज में दे दिया। इस तरह से जो मगध का साम्राज्य था वो इधर से अटैक करके अंग उसने अपने अंडर मिला लिया बिंबिसार ने, और इधर से काशी उसको मिल गया। तो दो महाजनपद मगध के अंडर आ गए, एक अंग और एक काशी। तो अगर पूछा जाए पेपर में कि बिंबिसार ने किन किन महाजनपदों को मगध में मिलाया, तो काशी और अंग को। तो इन तीनों का जो था उसने एक ही साम्राज्य बना दिया, काशी, मगध और अंग।
इसके बाद है बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किए। अगर ये पूछा जाए तो बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध कौशल और वज्जी के साथ स्थापित किए थे, मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, जो कि है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया कि कौशल और वज्जी पर आक्रमण किया। सबसे पहले कि अजातशत्रु को कुणिक भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कुणिक किस राजा का उपनाम है, तो ये अजातशत्रु का है। अजातशत्रु ने जब गद्दी पर बैठा था अजातशत्रु, तो उस समय अंग और काशी इसके ऑलरेडी दोनों पार्ट थे। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि काशी, मगध और अंग तीनों एक ही पार्ट बन गया था मगध का ही। इसके बाद अजातशत्रु ने कौशल और वज्जी पर आक्रमण करके इन दोनों पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो इस तरह से मगध जो है अब उसके अंडर 4 और महाजनपद आ गए थे। ये थे कौशल, काशी, वज्जी और अंग। अब मगध 5 महाजनपदों को मिलाकर एक महाजनपद बन चुका था। ये किसने किया? कौशल और वज्जी को किसने मिला? अगर ये एग्जाम में पूछा जाए तो अजातशत्रु ने मिलाया। अजातशत्रु और बिंबिसार दोनों की ही राजधानी क्या थी? राजगृह थी। अजातशत्रु ने सोचा था कि मैं राजधानी को चेंज करूं, लेकिन उसने नहीं किया। वो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाना चाहता था, लेकिन अजातशत्रु और बिंबिसार दोनों के ही शासनकाल में राजधानी जो थी वो राजगृह थी। इसे गिरिविजय भी बोला जाता है, क्योंकि ये चारों तरफ से 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर था, इस वजह से ये काफ़ी सेफ था राजगृह। इसके बाद आता है कि 16 महाजनपद जो हैं उनमें से 14 में तो राजतंत्र था और 2 में क्या था? गणतंत्र था। राजतंत्र का मतलब है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और जिनमें गणतंत्र था उनमें जनता अपने राजा को स्वयं चुनती थी। जिनमें गणतंत्र था वे थे वज्जी और मल, बाकी सभी में क्या था? राजतंत्र था। इसके बाद अजातशत्रु के बाद जो है उदायन, इसने भी अपने पिता की हत्या की, और ये भी अपने पिता की हत्या करके जैसे कि अजातशत्रु बैठा था वैसे ही सिंहासन पर बैठेगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ एक ही बात है, उदयन ने अपना कोई भी साम्राज्य विस्तार नहीं किया। इसने सिर्फ अपनी राजधानी, जो कि इसके पिता और दादा के टाइम में राजगृह थी, उसको चेंज करके पाटलिपुत्र में स्थापित कर दिया। तो उदयन के समय में राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सी राजधानी थी मगध की, तो वो राजगृह थी, और चेंज किसने की? पाटलिपुत्र में कन्वर्ट किसने की? तो वो की थी उदयन ने। उदयन का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है यहाँ पे, उसने सिर्फ राजधानी को चेंज किया था। ये हमारा यहाँ पे जो है हर्यक वंश समाप्त हो जाता है। इसके बाद कोई भी इतना इम्पोर्टेंट राजा नहीं हुआ यहाँ पे। उदयन के बाद जो है उदयन के बाद देखिए जो है इसका पुत्र था नागदशक, वो हर्यक वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद नागदशक का एक अमात्य था जिसका नाम कि शिशुनाग था। अमात्य मीन्स सामंत टाइप में मान लीजिए, नौकर चाकर जो होते हैं। उसने क्या किया कि 412 ईसा पूर्व में उसको अपदस्थ कर दिया, मतलब उसके शासन से हटा दिया, और मगध पर इस तरह से शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई। शिशुनाग वंश में हम 2 ही मेन जो है शासकों को पढ़ेंगे। उनमें से फर्स्ट है शिशुनाग, और उसके बाद है उसका पुत्र कालाशोक। शिशुनाग ने देखिए क्या किया। शिशुनाग ने सबसे पहले, जो कि उदयन ने पाटलिपुत्र राजधानी बनाई थी, उसने इस राजधानी को चेंज करके अपनी राजधानी किसे बना लिया? वैशाली को। और शिशुनाग देखिए, आपने पीछे देखा था कि उदयन ने कोई भी अपना साम्राज्य विस्तार नहीं किया था। अजातशत्रु के शासनकाल में 5 जो थे महाजनपद उसके अंडर आते थे, मगध, अंग, काशी, वज्जी और कौशल। उसने वज्जी और कौशल को मिलाया था अजातशत्रु ने। काशी और अंग को तो ऑलरेडी उसके पिता जो बिंबिसार था उसने मिला रखा था अपने शासन में, तो इसने कौशल और वज्जी को मिला। जो शिशुनाग था उसने क्या किया? अवंती को भी अपने अंडर ले लिया। तो अगर पूछा जाए कि शिशुनाग ने किस महाजनपद को मगध में मिला, तो ये था अवंती। इसने सिर्फ ये एक ही मेन कार्य किया था। और सेकंड है उसने राजधानी चेंज करके पाटलिपुत्र से वैशाली अपनी राजधानी बना ली थी। इसका पुत्र था कालाशोक। देखिए इसको काकवर्ण भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो रंग था वो बहुत ज़्यादा काला था। और इसका इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि इसने दूसरी बौद्ध समिति करवाई थी, और दूसरी बौद्ध समिति इसने कहाँ करवाई थी? वैशाली में ही करवाई थी।
और इसके बाद इसने अपनी राजधानी चेंज कर ली थी, इसने अपनी राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसने बौद्ध समिति कहाँ करवाई, तो वो करवाई थी वैशाली में। बौद्ध समिति होने के बाद इसने अपनी राजधानी दोबारा से चेंज करके पाटलिपुत्र कर दी, क्योंकि उदयन के काल में भी पाटलिपुत्र ही राजधानी थी, सिर्फ इसके पिता के काल में वैशाली रही थी। तो यही इम्पोर्टेंट है इस शिशुनाग वंश में। इसके बाद आता है हमारा नंद वंश। तो जो शिशुनाग वंश था, इसका अंतिम जो शासक हुआ वो नंदीवर्मन था, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं रीड कर रहे हैं। लेकिन उसको हटाकर शासन से नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी। अब हम ये रीड करेंगे कि इसके नंद वंश की स्थापना किसने की थी, महानंदीन ने की थी। महानंदीन सिर्फ इसका स्थापक था, इसने कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट काम नहीं किया। इसके बाद इसका पुत्र आता है महापद्मानंद। महापद्मानंद जो है काफ़ी प्रतापी राजा हुआ है। और इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि इसने तमसूली नहर बनवाई थी, जहाँ हमें जानकारी मिलती है उसके अकॉर्डिंग। तो इसने तमसूली नहर बनवाई थी उड़ीसा में। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इसकी जानकारी हमें खारवेल राजा के अभिलेख से मिलती है। खारवेल राजा जो है उड़ीसा का राजा था और वो चेदी वंश का था। इसके बाद इनका जो लास्ट आता है राजा, वो धनानंद था। घनानंद जो था वो काफ़ी भोगविलासी राजा था, और कुछ भी वो ज़्यादा उसने इम्पोर्टेंट काम नहीं किया, और उसने अपना साम्राज्य भी नहीं फैलाया। वो हमेशा शराब पीकर ऐसे ही रहता था। उसको अपने साम्राज्य या प्रजा से कोई खास लेना देना नहीं था। इसलिए जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने जा रहा था, अगर पूछा जाए कि सिकंदर का समकालीन भारत में कौन सा राजा था, तो वो घनानंद था। जब सिकंदर अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला करते करते भारत में पहुंचा, तो चाणक्य को काफ़ी फिक्र हुई कि अभी वो जो भारत पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लेगा। तो वो घनानंद के पास गया, लेकिन घनानंद ने उसको काफ़ी भला बुरा कहा और उसको अपमानित करके अपने राजमहल से बाहर निकाल दिया। तो इस वजह से चाणक्य जो था काफ़ी परेशान हुआ, और उसको लगा कि ये राजा जो है हमारे इंडिया के लायक नहीं है। मैं एक ऐसा राजा लेकर आऊँगा जो कि हमारे भारत राज्य को गठित करके रखे। तो इसीलिए उसी की सहायता से जो चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य साम्राज्य हम आगे पढ़ेंगे, उसकी स्थापना जो हुई थी वो चाणक्य ने ही की थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की थी मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने में। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम जो है इसके कुछ MCQs कर लेते हैं, देखते हैं आपने कितना कुछ नोट किया है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के शासक को किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो मैंने आपको एक करवाया था कि कुणिक किसे कहा जाता है, अजातशत्रु को कहा जाता है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने किया, मतलब पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था, उदयन ने बनाया था। उससे पहले जो बिंदुसार था और अजातशत्रु था, उनके शासनकाल में जो राजधानी थी वो राजगृह थी। और पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया और उसको राजधानी भी फर्स्ट टाइम किसने बनाया था, उदयन ने। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके वैशाली में द्वितीय बौद्ध समिति करवाई थी? द्वितीय बौद्ध समिति किसने करवाई थी, कालाशोक ने, जिसे काकवर्ण भी बोला जाता है। तो सी ऑप्शन जो हो इसका करेक्ट रहेगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, 323 ईसा पूर्व में, देखिए सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी बेबीलोन में। ये वाला मैंने पार्ट अभी आपको करवानी है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी आपको। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें व हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो सिकंदर महान है उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी बेबीलोन में। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, गांव के मुखिया को पाली ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो गांव के मुखिया को जो पाली ग्रंथ हैं उनमें भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो जो उज्जैन है उसका प्राचीन नाम अवंतिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, नंद वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो नंद वंश का संस्थापक जो है, देखिए वैसे इस कई जगह पे इसको नंदीवर्मन को बोला गया है, लेकिन कई जगह पे महापद्मानंद को भी बोला जाता है। तो अगर नंदीवर्मन ऑप्शन में हमारे पास नहीं है तो हम महापद्मानंद करेंगे। तो
पद्मानंद को नंद वंश का संस्थापक बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था यूनानियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी, सॉरी कौन आ गया, लेकिन क्या होना चाहिए, मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? तो देखिए बिंदुसार और अजातशत्रु के काल में कौन सी राजधानी थी? ये थी राजगृह। और यहाँ लिखा गया कि इसको गिरि ब्रिज भी बोलते हैं क्योंकि ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो पाटलिपुत्र को राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। मैंने आपको ये करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? तो किस निकाय में? अंगुत्तर निकाय में। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ये बात आपको बताई थी कि 6ठी शताब्दी पूर्व में हमें जो है महाजनपदों के बारे में पता लगता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका क्या हुआ था? उदय हुआ था महाजनपदों का। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, वहाँ से इसकी जानकारी मिलती है हमें 16 महाजनपदों की। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट किस सदी में हुआ था? तो जो प्रथम मगध साम्राज्य था उसका उत्कर्ष कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। मैंने आपको बताया कि जो मोस्टली महाजनपद है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भागों पर अपना कब्जा कर लिया था, मतलब अपने अधीन कर लिया था? तो वो डेरिस था। ये हमने अभी नहीं किया, हम आगे करेंगे इनको। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ गए हैं तो बेटर है कि हम उनको साथ में ही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, मगध के शासक अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो देखिए जो अजातशत्रु था उसने मोस्टली जो युद्ध किए हैं वो वज्जी के साथ किए, मतलब वैशाली के साथ किए, क्योंकि उसने किसको? वज्जी को और कौशल को अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो युद्ध भी उसी के साथ करेगा जिसको अपने साम्राज्य में मिलाना होगा। तो फाइनली उसने क्या किया था फिर? अवंती को वज्जी को और कौशल को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो धनानंद था। और धनानंद के समय में ही सिकंदर जो है भारत पर हमला करने आया था। मैंने आपको अभी स्टोरी बताई थी कि चाणक्य उसको समझाने गया था, लेकिन उसने चाणक्य का काफ़ी अपमान किया था अपनी सभा में। और उसी के बाद चाणक्य ने सोचा था कि मैं किसी ऐसे राजा को लेकर आऊँगा या इंसान को लेकर आऊँगा जो कि धनानंद को हराकर यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करेगा। और उसने ऐसा ही किया। वो चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर आया था जो कि एक बालक था। उसने उसको शिक्षा दीक्षा दी और धनानंद के साथ जब चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध किया तो चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया और उसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? धनानंद है। इसके बाद हमारा जो है मौर्य वंश स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए मौर्य वंश को क्या है पहले मैं बता देती हूँ। भारत का सबसे शक्तिशाली वंश बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अब किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना? देखिए जो ऊपर थे वज्जी और कौशल उसको तो अजातशत्रु ने मिलाया था। उसके बाद उदयन ने कोई कार्य नहीं किया तो शिशुनाग ने मिलाया था अवंती को मगध में। नेक्स्ट है, किस मगध साम्राज्य ने अंग का विलय करके अपने राज्य में मिला लिया? तो अंग को किसने मिलाया था? बिंबिसार ने मिलाया था। सबसे पहले उसने अंग पर ही हमला किया था। नेक्स्ट है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो काशी और लिच्छवी तो किसने मिलाया था? ये अजातशत्रु ने मिलाया था। देखिए लिच्छवी जो है वज्जी को ही बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, सिकंदर महान के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राज्य का राजवंश था? तो मैंने आपको बताया कि घनानंद था उस टाइम, तो नंद वंश का शासक था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में गणतंत्र शासन की व्यवस्था नहीं थी? मैंने आपको बताया अभी कि 14 जो थे महाजनपद उनमें राजतंत्र था और 2 में गणतंत्र था। तो मगध जो है मगध में गणतंत्र नहीं था, मगध में राजतंत्र था। और जो कपिल वस्तु के शाक्य हैं इनको ही क्या है, मैंने आपको बताया कि वैशाली में, मतलब वज्जी में, वज्जी जो है वैशाली जो है वज्जी का ही पार्ट है। तो वज्जी में और मल में क्या था? मल इसको शाक्य जो ये बोला गया है ये पार्ट है कपिल वस्तु, इसी को मल बोलते थे पहले। तो मल में और वज्जी में तो गणतंत्र था और बाकी 14 में क्या था?
राजतंत्र था। तो गणतंत्र नहीं था, तो मगध में नहीं था, मगध में राजतंत्र था। क्योंकि देखिए वहाँ पे जो पिता होता था उसका पुत्र ही राजा बनता था, उसके बाद उसका पुत्र राजा बनता था, तो ये राजतंत्र की व्यवस्था होती है। मगध में राजतंत्र था। क्वेश्चन नंबर 22 है, गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा था? तो पाटलिपुत्र भी राजधानी थी जो कि उदयन ने बनाई थी, और पाटलिपुत्र 2 बार आ गया है। गिरिवज्र जिसको कि राजगृह बोला जाता था, ये भी राजधानी थी अजातशत्रु और बिंबिसार के काल में। तो कौशाम्बी जो थी वो कभी भी मगध की राजधानी नहीं रहा था। तो फ्रेंड्स, ये आज की हमारी इम्पोर्टेंट वीडियो थी जो कि सभी एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।